एक सेट्स के बीच में एक ऑपरेशन और होता है, पहले उसको पढ़ने की जरूरत है। मीत, गुड आफ्टरनून। एक ऑपरेशन बचता है जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का हमें क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। अभी हमने सारे कर लिया, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमने सारा का सारा पढ़ लिया था सेट्स के अंदर, पर एक ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये अभी बचता है। ये हमें रिलेशंस में जरूरी है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर एक सेट है, मान लो ए, या पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं, ये ए और बी का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर अब तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहते हो तो सिंपली इसको क्रॉस बोल दो, पर मल्टीप्लाई नहीं बोलना है। इस सिंबल का जो मतलब है, इस सिंबल होता है क्रॉस का, तो इसको सिंबल का ही नाम बोल दो, पर मल्टीप्लाई मत बोलना। या तो प्रॉपर बोलो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, नहीं तो ए क्रॉस बी बोल दो, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई तुम मल्टीप्लाई नहीं बोल रहे हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस बोलना चाह रहे हो। अब वो कहता है एक क्रॉस भी होगा क्या, इसमें एक अलग तरह के एलिमेंट्स आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, एक अलग तरीके के एलिमेंट्स आते हैं, इस तरीके के एलिमेंट्स। वो कहता है कि यहाँ पे इस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे ए कोमा बी टाइप के। ये इंटरवल नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसा ओपन इंटरवल भी पढ़ा था, पर ये ओपन इंटरवल नहीं है, ये एक अलग तरीके के एलिमेंट्स है जिनका भी मैं नाम बताऊंगा तुम्हें। और कह रहा है कि जो ये ए, जो पहले वाला एलिमेंट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहला सेट है वहां से आएगा, और जो ये बाद वाला बी एलिमेंट है, ये जो बाद वाला सेट है बी, उसमें से आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। सिमिलरली अगर बी क्रॉस ए होता, बी क्रॉस ए होता, तो उसकी डेफिनेशन में ऐसे लिखता कि ए कोमा बी आएंगे यहाँ पे सारे, तो पहला सेट पहले वाले, पहला जो एलिमेंट है वो पहले वाले सेट से आता, ए बिलोंग टू बी हो जाता और बी बिलोंग्स टू ए हो जाता, सिंपल। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है। क्या, ये जो एलिमेंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, इन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो हम क्या बोलते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर दो बातें दिख रही हैं तुम्हें, एक तो ऑर्डर्ड और एक पेयर्स। पेयर का मतलब तो तुम्हें समझ में आ रहा है। पेयर क्या होता है, जहां पे दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये ए और बी जो दो चीजें हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या बोल रहा है, पेयर वर्ड यूज कर रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा कुछ होता है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, तो ये ऑर्डर्ड दिख रहा है, ऑर्डर्ड का मतलब होता है जहां पे कुछ ऑर्डरिंग फॉलो हो रही हो, जहां पे कुछ सीक्वेंस फॉलो हो रही हो, जहां पे कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा हो। सारे के सारे एक ही वर्ड है, ऑर्डरिंग बोल दो, सीक्वेंस बोल दो, पैटर्न बोल दो, है ना। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न फॉलो होगा। पैटर्न किस तरीके का फॉलो होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी ए लिख दोगे और कोई भी बी लिख दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तुम कोई भी ए लिख देंगे और कोई भी बी लिख देंगे, इस ए का आना भी तय है और इस बी का आना भी तय है। वो कहता है कि जो ये ए है ना, पहले वाला ए, ये पहले वाला ए हमेशा आएगा पहले वाले सेट से, और जो बाद वाला बी है ये आएगा बाद वाले सेट से। ये ऑर्डरिंग फिक्स्ड है, ये ऑर्डरिंग हमारी क्या है, ये ऑर्डरिंग हमारी फिक्स्ड है, इसलिए ऑर्डरिंग है। अब जब भी तुम ए क्रॉस बी लिखोगे, तो यहाँ पे जो ये पहले वाला एलिमेंट है, तो ये पहले वाला एलिमेंट है, कभी भी तुम्हें बाद वाले सेट से नहीं मिलेगा, ये हमेशा पहले वाले सेट से ही मिलेगा। और ये वाला जो एलिमेंट है, ये हमेशा बाद वाले सेट से ही मिलेगा। समझ में आ गई बात। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट कहता है ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना पाओ, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को डाल दो इसके अंदर, वो बन जाएगा तुम्हारा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया ए सेट है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, और बी सेट के अंदर मान लो ए कोमा बी है। ये ए और बी सेट लिखे हुए हैं। अगर मैं तुमसे बात करूं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, तो ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हो, जहां पे पहला एलिमेंट तो यहां से ले लो और दूसरा एलिमेंट यहां से ले लो, उन सबको बना दो। तो पहला एलिमेंट अगर 1 है, तो 1 के साथ हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 के साथ हम ए को भी ले सकते हैं, 1 के साथ हम बी को भी ले सकते हैं। तो 1 कोमा ए और 1 कोमा बी, 1 के साथ वाले तो ये बन जाएंगे, 2 के फिर 2 के साथ वाले बना दो, 2 कोमा ए और 2 कोमा बी। ये हमारा बन गया ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। हेलो प्रतिभा, राम राम, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहला एलिमेंट हमेशा पहले वाले सेट से है, दूसरे वाला एलिमेंट हमेशा दूसरे वाले सेट से है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं बी क्रॉस ए की, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब हम पहला एलिमेंट लेंगे बी में से, पहला एलिमेंट बी में से ले लिया ए, तो ए कोमा 1, ए कोमा 2, फिर बी कोमा 1 एंड बी कोमा 2, ये बी क्रॉस ए बन जाएगा, ठीक है। अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, वो कहता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी जो है वो सी कोमा डी के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ ए तो बी के बराबर, ए तो सी के बराबर हो एंड बी जो है वो डी के बराबर हो।
कहता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल तब होंगे जब पहला एलिमेंट तो पहले के बराबर हो और दूसरा दूसरे के बराबर हो, तभी हम बोलेंगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर है। अगर एक भी इक्वल नहीं है तो फिर वो इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। तो क्या ये दोनों सेट्स तुम्हें इक्वल दिख रहे हैं? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्या इन सेट्स को इक्वल बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 कोमा ए ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे ए कोमा 1 ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है। तो इनके अंदर फिर क्या है, सेम एलिमेंट्स नहीं है, सेम एलिमेंट्स नहीं है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। पर एक बात देखने को मिल रही है कि ए क्रॉस बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स बी क्रॉस ए के अंदर भी हैं। ए क्रॉस बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही बी क्रॉस ए में भी है। देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, ये पूरा एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना। और जब एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो पर एलिमेंट्स डिफरेंट हो, उन सेट्स को हमने स्पेशल नाम दिया था। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, बट हम क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए जो है वो हमेशा क्या होते हैं, आर इक्विवेलेंट होते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, इक्वल नहीं होंगे। मेरे को जल्दी से बताओ, व्हेन कंडीशन व्हेन ए क्रॉस बी इक्वल्स बी क्रॉस ए, बताओ ऐसा कब होगा जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो जाएंगे? ऐसा कब होगा? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये बताओ। ऐसा क्या हो जाए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हो? सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ऑलवेज पॉसिबल होगी या सिर्फ इसी क्वेश्चन में होगी? वही बता रहा हूँ सचिन, अब बात समझ आ जाएगी, वही बता रहा हूँ। बिल्कुल छाया, सोनी, गौतम, एकदम ठीक बात है। तो कह रहा है कि ए इज इक्वल टू बी होगा, अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तब ही तुम्हारा जो ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है वो बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ए और बी बराबर हो गए तो दोनों सेट्स क्या बनेंगे, सेम ही बन जाएंगे, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए के बराबर हो गई, ठीक है। तो हमेशा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्विवेलेंट तो होंगे ही, हमेशा क्या होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्विवेलेंट तो होंगे, पर इक्वल सिर्फ तब होंगे जब ए और बी सेट्स ही हम सेम लेके चल रहे हो। जब ए और बी सेट्स हम क्या लेके चल रहे हो, सेम लेके चल रहे हो। तो ये बात भी समझ आ जानी चाहिए। इससे अगली बात, अगर मैं एलिमेंट्स को काउंट करूं तो ध्यान से देखो, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हमने देखा ए के अंदर 2 एलिमेंट्स थे और बी के अंदर भी 2 एलिमेंट्स थे। ए के अंदर 2 एलिमेंट्स थे, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स थे। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने आए, 1 2 3 4। सिमिलरली बी क्रॉस ए के अंदर भी कितने आए, 1 2 3 4। तो अगर एम के अंदर, ए के अंदर एम एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हो या फिर बी क्रॉस ए हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, mn होंगे, हमेशा उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर पहले सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने का बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, समझ आ गई बात। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेट्स तक लिमिटेड नहीं है, इसको हम कितने भी सेट तक आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर तुम्हें डिफाइन करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम्हें डिफाइन करना है, तो 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं, यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आएंगे, यहाँ कौन आएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आएंगे, ठीक है। और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स कैसे आएंगे, जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से आएगा, इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी सी देखना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के अंदर देखना है, तो बात वही रहेगी, ए के बी के तीनों के एलिमेंट्स को क्या करा दो, गुना करा दो, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी। तो ये बात ऐसे ही चलती जाएगी आगे, 3 के लिए, 4 के लिए, कितने भी सेट्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है? ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके अंदर से कोई क्वेश्चन बनना तो नहीं चाहिए हमारा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद हम चलते हैं रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशन के अंदर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ना पड़ता है, उसका कारण क्या है देखते हैं, ठीक है। अब रिलेशन की जो है ना वो 2 बातें हैं, मैं रिलेशन को 2 साइड पैरेलली चलाऊंगा और फिर दोनों को लाके मिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन को अब शुरू करते हैं हम। बेसिकली रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं।
रिलेशन का अगर हिंदी का वर्ड देखें तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध, है ना, कनेक्शन। तो हम यहाँ पे संबंध देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक मिनट के लिए हम संबंध को इंसानों में देखते हैं, ठीक है। हम सेट्स की, मैथमेटिक्स की बात नहीं करते, थोड़ा रियल लाइफ की बात करते हैं और फिर चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो अभी पीछे किए हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें, मैं एक इंसान हूं, तुम भी एक इंसान हो, तो एक इंसान के बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इंसान रिलेशन बनाता है, उससे पहले वो कहीं ना कहीं से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि हम सबकी एक फैमिली होती है जहां से हम बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले एक इंसान जो होगा, ठीक है, एक इंसान जो होगा उसकी एक फैमिली होगी। ये उसकी क्या है, फैमिली है। मान लो ये ए फैमिली है, एक इंसान खड़ा है, इसकी एक फैमिली ए है। अब ये रिलेशन कितने तरीके से बना सकता है? ये रिलेशन दो तरीके से बना सकता है। एक रिलेशन तो ये बना सकता है अपनी फैमिली के अंदर, तो इसके ब्लड रिलेशंस होते हैं, जैसे कि इसकी मम्मी होगी, इसके पापा होंगे, इसके सिस्टर्स, ब्रदर्स, या इसके बच्चे, इसकी वाइफ, इसका हस्बैंड, जो भी है, वो सारे के सारे हस्बैंड सारे के सारे हस्बैंड बोल रहा हूँ, सारे के सारे रिलेशंस जो हैं, एक तरीका तो ये है कि वो सेम सेट से सेम सेट में बनाए। यानी कि एक रिलेशन बनाने का इसके पास तरीका ये है कि वो क्या करे, खुद की ही फैमिली में कोई रिलेशन बता रहा है वो अपना, कि भाई फैमिली ए से फैमिली ए में, तो वो क्या कर रहा है, खुद की फैमिली से खुद की फैमिली में रिलेशन बता रहा है कि भाई मैं इसका ब्रदर हूं। या तो ये हो सकता है, या फिर हम हमारा रिलेशन जो है किसी थर्ड पर्सन के साथ बता रहे हैं जो हमारी फैमिली का नहीं है। अब वो रिलेशन हम कैसे बताएंगे? वो रिलेशन हमारा दूसरी फैमिली में बन रहा है। अगर अब वो दूसरी फैमिली में बन रहा है, तो मान लो यहाँ पे फैमिली ए थी, तुम कोई लड़की या लड़का हो और अपने लिए कोई रिश्ता देखने गए हो, अपने लिए कोई रिश्ता देखने गए हो, तो अब जो भी लड़की या लड़के को तुम देखने गए हो वो कोई दूसरी फैमिली का है ना। सुन भी रहे हो कि कहीं चले गए? चल रही है ना क्लास? एकदम म्यूट हो रखा है सब कुछ, कोई कमेंट नहीं आ रहा एकदम से। तो फैमिली ए के अंदर जो तुम हो, तुम अपने लिए कोई लड़का लड़की देखने गए हो, ठीक है, शादी करने के लिए, तो उसकी कोई दूसरी फैमिली होगी, उसकी कोई ना कोई दूसरी फैमिली होगी, फैमिली बी होगी। वहां पे वो लड़का या लड़की जो भी है जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता होना है। अब ना, यहाँ पे रिलेशन जो था वो ब्लड रिलेशन था, यहाँ पे जो रिलेशन था वो ब्लड रिलेशन था। यहाँ पे तुम्हारी रिलेशन तुम्हारे हिसाब से बनेगा, तुम्हारी कुछ शर्तें होंगी कि लड़का 6 फुट का होना चाहिए, लड़की 5.5 फुट की होनी चाहिए, लड़का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी भी तुम्हारे को पैसे चाहिए उतने पैसे कमाना चाहिए, लड़की इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, इतनी गोरी होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए। तो बेसिकली ये रूल हो गया, ये कुछ ना कुछ रूल है रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये रूल यहाँ पे बनेगा। यहाँ तो चलो ब्लड रिलेशन था, वो बना बनाया था, उसका कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम्हें अपने आप बनाना है रिलेशन। तो यहाँ की शर्तें, यहाँ की शर्तें, अगर वो शर्तें मैच हुई तो ये इंसान इसके साथ रिलेट कर जाएगा और इसका रिलेशन बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब इन दो रिलेशंस को हम दो तरीके से बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? ये तो रिलेशन है, रिलेशन ऑन फैमिली ए, इसको हम बोलेंगे रिलेशन है ऑन फैमिली ए। ये फैमिली ए के ऊपर ही रिलेशन है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? ये रिलेशन है रिलेशन फ्रॉम फैमिली ए टू बी। इनको इस तरीके से बोलेंगे। यहां पे अगर शर्त सेटिस्फाई हुई, अच्छा लड़की की इनकम भी अच्छी होनी चाहिए, सुप्रिया कह रही है, ठीक है, अब वो सब तुम्हारी सबकी बातें हैं, तो इसको हम बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम फैमिली ए टू बी, ठीक है। मैच सारा का सारा सामने रखा है, मैच जो है वो सारा का सारा सामने ही रखा है हमारे, मेरा ऐसा मानना है। और जो बच्चे या जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मैथ्स हमें कुछ नहीं दिखता, साइन थीटा कहां है, कोस थीटा कहां है, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का है, एक्चुअली में वो मैथ उस लेवल तक पढ़ ही नहीं पाते हैं कि उनको दिखे, पहले ही अधम में ही रह लेते हैं, रास्ते में ही छूट जाते हैं वो पीछे। तो देखने वाला टाइम जब आता है तो वो रह चुके होते हैं बहुत पीछे। तो हालांकि इतना कुछ है नहीं मैथ्स के अंदर। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? रिलेशन फ्रॉम फैमिली ए टू बी, और इसको पढ़ेंगे रिलेशन ऑन फैमिली ए। यहाँ पे शर्तें मानी जाएंगी, इसकी शर्तें, इसकी शर्तें। शादी होती क्या है? शर्तों का एक पीडीएफ होता है। अगर वो शर्तें सारी की सारी इसको पता है, इसको पता है, तो फिर वो शर्त कबूल ली जाती है और एक बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है दोनों फैमिलीज के बीच में, है ना। फिर उसके बाद कुछ पसंद आता है एक दूसरे को, एक दूसरे के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली सारी की सारी शर्तें ही मानी जा रही है और यहाँ पे चीजें पहले से बनी बनाई है, बस हमें देखनी है ना। तो अब हम बात करते हैं नंबर्स की। हमें तो इनकी बात करनी नहीं, हमें समाज से अभी कोई खास मतलब है नहीं, हमें ये करके फिर यही काम करना है। पहले ये चीज मैथ्स के साथ करनी है, फिर खुद के साथ करनी है। तो अब हमें बात करनी है दो नंबर्स की। मैथमेटिक्स के अंदर तो हम अभी नंबर्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे। अब हम चाहते हैं कि दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन बने। दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन कैसे बन सकता है? फिर से वही बात। अब एक एलिमेंट जो होता है उसका घर कौन सा होता है, उसकी फैमिली कौन सी होती है, उसका सेट होता है। यानी कि एक एलिमेंट जो है उसकी फैमिली है, उसका सेट। तो अब यहाँ पे एक सेट से दूसरे सेट पे रिलेशन बनेगा। अब वो रिलेशन भी ऐसा ही हो सकता है कि भाई हो सकता है एक एलिमेंट खुद के सेट के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन बना रहा है, और एक ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है
तो खुद के सेट के एलिमेंट्स की बजाय किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहा है, पर वहां पे एक शर्त एस्टेब्लिश होगी, वहां पे क्या होगी, एक शर्त मानी जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ? तो देखो जैसे कि मैं एक बात बताता हूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे सेट ए है, ठीक है, ये सेट ए है और ये भी सेट ए है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रखे हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रखे हैं, तो ये एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं, कैसे भी रिलेट कर सकते हैं मुझे नहीं पता, इसको हम बोलेंगे रिलेशन ऑन ए सेट ए। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए, रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब ये है कि रिलेशन जो बनाया है ए सेट के एलिमेंट से ए सेट के एलिमेंट पे ही बनाया है। और रिलेशन ऑन सेट बी, सॉरी, अगर ए सेट के एलिमेंट ने बी सेट के एलिमेंट पे बनाया है, ठीक है, तो वो ऐसे बनेगा, कुछ भी बनेगा, जो भी रिलेशन बनेगा, इसको हम बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ये तुम्हें दो बातें लिखे मिलेंगी, रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन डिफाइन होगा, या तो उसमें ये लिखा मिलेगा या उसमें ये लिखा मिलेगा, तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिलेशन के लिए आर फ्रॉम ए टू ए, ऐसे लिखते हैं कि रिलेशन बनाया है ए से ए पे, और इसको हम लिखते हैं रिलेशन बनाया है ए से बी पे। आ रही है मेरी बात समझ? अब देखो अभी अभी हमने कुछ ऐसा ही काम किया है, पीछे कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलता जुलता हमने कुछ काम किया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। अभी अभी हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, चीजों को मिला के लेके आएंगे और रिलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे कि मान लो, या फिर अभी उस कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात पे ना जाऊं, और मैं यहां पे कुछ एक नया सेट बनाता हूं, मान लो ए बी, छोटा सा ही ले लेते हैं, तो 1 2 ही ले लो, 1 2 ए बी, यही एलिमेंट, यही सेट, यही एग्जांपल लेते हैं, इससे ही सारा रिलेशन को समझ लेंगे, ठीक है। अब तुम अपनी मर्जी से, अभी मैं वो शर्तें नहीं बता रहा हूं, हाँ अभी फंक्शन पे भी जाएंगे सोनू, सबर सबर। अभी मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, अभी तुम कोई भी चीज को मत सोचो, बस ये सोच लो कि एक आधे को किसी के साथ रिलेट करा दो, बस क्या शर्त थी क्या नहीं थी वो सब बाद में करेंगे। अपनी मर्जी से रैंडमली कोई भी रिलेशन बना दो, 1 को किसी के साथ भी रिलेट करा दो, 2 को किसी के साथ भी रिलेट करा दो। तो मैंने माना 1 बी के साथ रिलेट कर गया, 2 ए के साथ रिलेट कर, ये भी एक रिलेशन बन सकता है ना। तुम हो सकता है कोई दूसरा रिलेशन बना दो, बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं ना, किसी को किसी भी तरीके से रिलेट करा दो। हो सकता है तुम 1 को ए के साथ, 1 को ही बी के साथ करा दो, 2 को कराओ ही ना रिलेट। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं कुल मिला के, किसी में तुम 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ करा दोगे, ऐसे करके तुम बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हो। अब हमने रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखी, हम बोले कि इस बात को मैं यहां पे कैसे लिखूंगा, इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा कि 1 इज रिलेटेड टू बी, शॉर्ट में कि 1 किससे रिलेट किया है बी के साथ, और 2 इज रिलेटेड टू ए, 2 रिलेट किया है ए के साथ। यहां पे मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा कि 1 इज रिलेटेड टू ए एंड 1 इज रिलेटेड टू बी, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। अब देखो हमने क्या किया, हमें इन सारी चीजों का एक जत्था चाहिए था, जैसे हम कार्डी बोल रहा हूं, जैसे हम शादी का कार्ड छपवाते हैं, तो शादी के कार्ड के अंदर हम लिखते हैं ना कि ये रिलेट करने वाला है उसके साथ इतनी तारीख को। और मान लो कई बार क्या होता है, 2 भाई बहनों की शादी होती है, 3 भाई बहनों की शादी होती है, तो कार्ड के अंदर हम लिख देते हैं कि ये इसके साथ रिलेट करने वाला है, ये इसके साथ रिलेट करने वाला है, ये इसके साथ रिलेट करने वाला है। तो ये तो हमने बता दिया। अब एक शादी का कार्ड बनाना है तुम्हें एक शादी का कार्ड बनाना है जिसके अंदर ये सारी चीजें तुम्हें दिख जाएं। तो शादी का कार्ड हमने बनाया एक सेट की हेल्प से, एक और सेट बनाया हमने जिसको हमने शादी का कार्ड आर सेट बोल दिया, रिलेशन बोल दिया। ये जो आर सेट है ये क्या बोलता है कि ये जो एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं ना, इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बना दो, इनके क्या बना दो, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो क्या किया मैंने, 1 का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, क्योंकि 1 बी के साथ रिलेट कर रहा था और 2 किसके साथ रिलेट कर रहा था, ए के साथ, तो 2 को रिलेट करा दिया ए के साथ। और अब ये शादी का कार्ड बंद कर दो। अब ये जो काम हुआ ना ऊपर सारा, ये जो ऊपर का सारा काम हुआ, हाँ सचिन एक बार दिखा दूंगा पिछली स्लाइड, ये जो ऊपर सारा काम हुआ इसको तुमने एक शादी के कार्ड में रिप्रेजेंट कर दिया बस, ठीक है। यहाँ पे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि 1 जो है वो बी के साथ रिलेट किया, 2 जो है वो ए के साथ रिलेट किया। यहाँ पे अगर शादी का कार्ड मुझे बनाना है तो वो शादी का कार्ड कुछ ऐसा दिखेगा, भाई 1 की शादी ए के साथ होने वाली है और 1 ही बी के साथ भी करेगा, 1 दो के साथ करेगा, कुछ इस तरीके की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां से भी मुझे रिलेशन के बारे में पता लग गया। अब आखिरी में जाके रिलेशन की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो आखिर में हुई क्या, रिलेशन आखिरी में कुछ भी नहीं बना, रिलेशन क्या बना, एक सेट बना। रिलेशन कुछ नहीं बना, रिलेशन क्या दिख रहा है तुम्हें, एक सेट की फॉर्म में ही तो दिख रहा है। रिलेशन हमें क्या दिख रहा है, एक सेट की फॉर्म में दिख रहा है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स ही आ रहे हैं, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स ही आ रहे हैं। और अगर तुम थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालो तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमने कहीं देखे थे, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमने कहीं देखे थे अभी अभी। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर्स तुमने यहां नहीं देखे थे, ये देखो ए क्रॉस बी का जो हमने ऑर्डर्ड पेयर, ए क्रॉस बी का जो हमने ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे वो यहां लिखे हुए थे या नहीं लिखे हुए थे, बोलो। तो ये बेसिकली वो सारे पॉसिबल रिलेशंस थे जो बन सकते थे। ए क्रॉस बी के अंदर हमने सारी पॉसिबिलिटी लिखी हुई थी,
कि भाई ए फैमिली में 1 और 2 है, बी फैमिली के अंदर ए और बी है, तो क्या हो सकता है कि ए और बी के अंदर इस तरीके के रिलेशन बन सकते हैं। अब हमने एक स्पेसिफिक रिलेशन बनाया, ये हमने क्या बनाया, एक स्पेसिफिक रिलेशन बनाया। ये स्पेसिफिक रिलेशन जो बना ये है तो वहीं से ही ए क्रॉस बी में से। तो अगर अब बात तो वही हो गई जो सेट वाली बात थी, इस सेट के एलिमेंट्स सारे के सारे उस सेट से आ रहे हैं, है ना। मैं अगर यहाँ पे एक बार लिख दूं शॉर्ट में तो हमें जरूरत पड़ेगी बार बार। तो ए क्रॉस बी का अगर मैं सेट बनाऊं यहाँ पे तो क्या बनेगा, 1A 1B 2A 2B, यही बनेगा। तो तुम कोई भी रिलेशन बनाओ यहां से यहां तक, अपनी मर्जी से कोई भी रिलेशन बनाओ इस दुनिया का, जो तुम्हारा मन करे वो रिलेशन बनाओ, क्या वो रिलेशन के एलिमेंट्स यहीं से नहीं आएंगे? और ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक सेट के एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट से आ रहे हैं तो हम हमेशा ये बोल सकते हैं कि वो वाला सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा। यही तो डेफिनेशन होती है सबसेट की, यही तो डेफिनेशन होती है सबसेट की, है ना, कि एक सेट के एलिमेंट अगर दूसरे सेट से आ रहे हैं तो फिर वो उसका सबसेट होगा, है ना। तो हमने प्रैक्टिकली चीज को विजुलाइज करने की कोशिश करी और हम खुद ही एक मैथमेटिकल डेफिनेशन पे पहुंच गए। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास अपने आप ही एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई कि एक रिलेशन जो है ए से बी तक कुछ भी नहीं होता, वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट ही होता है। यही डेफिनेशन तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है रिलेशन की, तो अपने आप नेचुरली ही डिराइव हो रही है, उसको कोई रटने की तो बात है नहीं। तो यहां से अब हमारी सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन तैयार हो गई। हम बोलते हैं कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी is a subset from subset of A cross B, है ना। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या हो रखा है। तो अब इस रिलेशन का जो ये सेट बना है, ठीक है तो रिलेशन कुछ नहीं, एक सेट ही तो है, सबसेट एक सेट ही होता है। तो यहाँ पे भी हम कुल मिला के एक सेट की ही बात कर रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे। तो अब इस सेट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी अच्छे से, है ना। जैसे कि अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूं, देखो अब सेट है तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी होगी और उसकी रोस्टर फॉर्म भी होगी, है ना। अगर सेट बनाया है तो उसकी रोस्टर और सेट बिल्डर दोनों फॉर्म होंगी। तो एक रिलेशन को हम जनरली ऐसे डिफाइन करते हैं, देखो वो पहले क्या करेगा, मैं एक क्वेश्चन ही कर रहा हूं, हम थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन देगा तुम्हें कि एक ए सेट डिफाइन करेगा तुम्हारे सामने। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो एक तो ये बना दिया और एक बी सेट बना दिया, थोड़ा छोटा ले लो 5 तक ही ले लो, और एक बी सेट बना दिया 1 2 3 4 5 6, ये बना दिया, ठीक है। अब वो एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है, कह रहा है कि आर फ्रॉम ए टू बी इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, क्या कह रहा है कि इसके अंदर वो सारे ए कोमा बी आएंगे। अब ऐसे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर एलिमेंट देखोगे तो कितने आएंगे, अगर एन ऑफ ए क्रॉस बी हम देखें, छोटी सी बात मिस हो गई, इसको एक बार रोक के मैं एक बार पीछे चल रहा हूँ, एक छोटी सी क्या एक इंपॉर्टेंट बात मिस हो गई, एक बार इसको छोड़ के मैं पीछे आ रहा हूँ, मेरे से मिस हो गई एक बार। अच्छा एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करूंगा, थोड़ा सा एक बार पॉज मार के एक बार बैक वहीं पे आ जाओ। मैंने कहा कि एक रिलेशन जो होता है वो कुछ नहीं होता, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो अब यहाँ पे हमने दो ही रिलेशन बनाए, क्या हम ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि रिलेशन बन कितने सकते हैं, मैक्सिमम रिलेशन कितने बन सकते हैं? देखो हम बोल रहे हैं कि रिलेशन कुछ नहीं होगा, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा। और तुम्हें अगर याद हो तो कल ही हमने सबसेट्स को काउंट करना सीखा था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो ए क्रॉस बी सेट दिख रहा है इसके सबसेट्स कितने होंगे? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? हमने कल देखा था 2 रेज टू द पावर 4 होते हैं। तो ए क्रॉस बी के सबसेट बनेंगे 2 रेज टू द पावर यानी कि 16, आया ना। और हम बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी का सबसेट जो होता है वो ही रिलेशन होता है। तो जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे, जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे ए से बी पे, ए से बी पे। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसकी एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखूं तो मैं कहूंगा कि इफ ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल सबसेट्स ऑफ जितने सबसेट बना पाए
ए क्रॉस बी, जितने सबसेट ए क्रॉस बी के बना पाए उतने ही रिलेशन हो जाएंगे ए से लेके बी तक, और टोटल सबसेट होते कितने हैं 2 m n, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे mn, इसके सबसेट्स निकालने तो 2 ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए डायरेक्ट, ये छूट जाता हो जाती, मेरे को याद आ गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जो ये कर रहे थे इस पे करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे 30, तुम सही बता रहे थे, ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे 30। अभी इसके अंदर टोटल रिलेशंस कितने बन सकते हैं 2 30, इसके अंदर कितने रिलेशंस बन सकते हैं 2 30, बहुत ज्यादा नंबर रिलेशन बन। तो इन्हीं रिलेशंस में से एक रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, इस तरह रिलेट करने चाहिए। मैं तुमको कह रहा हूं कि ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ये रिलेशन डिफाइन किया मैं, ठीक है, ये रिलेशन मैंने डिफाइन किया। ये रिलेशन की क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रिलेशन की तुम्हारी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। रिलेशन को अब अगर तुम्हें लिखना है तो सबसे पहले तुम बेसिक समझने के लिए हमारी ये इस फॉर्म को भी यूज कर सकते हो, ये भी एक सेट की फॉर्म ही होती है, रिलेशन को क्या करने की, रिप्रेजेंट करने की एक फॉर्म होती है जिसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं। ये क्या है तुम्हारा, एरो डायग्राम है, ये दूसरी फॉर्म होती है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 1 2 3 4 और 5 है, यहाँ पे तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 है। भाई यहाँ के परिवार के लड़कों की इस परिवार की लड़कियों से शादी तब होगी जब दोनों लड़का लड़की को मिला दे तो फिर उनकी इनकम 4 लाख से डिविजिबल हो जाए। बकवास सा रिलेशन है, छोड़ो। तो क्या कह रहा है कि यहाँ के नंबर्स और यहाँ के नंबर्स तब रिलेट करेंगे जब दोनों का सम कर दो तो फिर क्या हो जाए 5 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे तो a है, यहाँ पे b है, ठीक है। अब देखो क्या 1 1 से रिलेट करेगा, ये 1 तो a का काम कर रहा है और ये 1 b का काम कर रहा है। क्या 1 1 से रिलेट करेगा, 1 को 1 में जोड़ दोगे तो 2 आएगा। क्या 2 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो यानी कि 1 1 से तो रिलेट नहीं कर सकता। क्या 1 2 से रिलेट करेगा, 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा, 3 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 1 फिर 3 से रिलेट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, क्योंकि 1 + 3 कितना होगा 4 होगा, और 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रिलेट करेगा 3 से। सिमिलरली फिर 1 किसी से रिलेट करेगा आगे, 1 4 से भी नहीं करेगा, 5 से भी नहीं करेगा, 6 से भी। सिमिलरली 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 1 से रिलेट नहीं करेगा, 2 + 1 3 होगा, 2 2 से रिलेट कर जाएगा, 2 + 2 कितना होगा 4 होगा, 2 3 से कर जाएगा, 2 4 से कर जाएगा, 2 5 से कर जाएगा, 2 करेगा फिर 6 से ना। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 रिलेट करेगा 1 से, फिर 3 किससे रिलेट करेगा 5 से, बस। फिर अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 इनमें से सिर्फ और सिर्फ रिलेट करेगा 4 से ही, क्योंकि 4 + 4 8 होता है, और किसी के साथ भी जोड़ोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा। और 5 किससे रिलेट करेगा सिर्फ और सिर्फ 3 से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है पर इसको हम लिखेंगे तो समझ जाएंगे। तो जो हमारा रिलेशन है रोस्टर फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो 1 किससे रिलेट किया, 1 एक तो 3 से किया, 1 तुम्हारा एक किसके साथ किया, के साथ किया था, बस 1 के साथ ही किया था। फिर अगर 2 की देखे तो 2 2 के साथ रिलेट किया था, और 2 6 के साथ रिलेट किया था, है ना। अगर मैं देखूं 3 1 के साथ रिलेट किया था, 3 5 के साथ रिलेट किया था। फिर अगर मैं देखूं 3 जो है बस 4 जो है वो 4 के साथ रिलेट किया, और जो 5 है वो 3 के साथ रिलेट किया। ये तुम्हारा रिलेशन बना। रिलेशन बनाना समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, क्या रिलेशन बनाना समझ आया अच्छे से। ये तीनों सेट्स रिलेशन की क्या हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये हो गई सेट बिल्डर, ये हो गई रोस्टर, ये हो गई एरो डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा। इस शर्त के अकॉर्डिंग इन दोनों सेट्स के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अब रिलेशंस की हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। रिलेशन को हमने क्या किया, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइड किया, ठीक है। हमने क्या कहा, सबसे पहले एक चीज आती है डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ ए रिलेशन, एक रिलेशन की डोमेन क्या होती है, ठीक है। तो रिलेशन की फर्स्ट स्लाइड दिखाना। तो भाई फर्स्ट स्लाइड रिलेशन, हाँ ये है, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा सचिन, डोंट वरी, वहां से देख लेना। ये थी रिलेशन की। ये एक रूल डिफाइन किया हुआ था सोनू, ये क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन डिफाइन किया हुआ था सोनू, कोई अपने आप से नहीं, ऐसे ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन देगा।
कविता बोल रही है नंबर ऑफ रिलेशन 30 होना चाहिए, नंबर ऑफ रिलेशन 30 नहीं होना चाहिए कविता, एक रोज बी के अंदर एलिमेंट्स 30 होने चाहिए, m इंटू एन, और इसके जितने सबसेट होंगे, एक रोज बी के जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन बनते हैं, इसके सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 30 हो गए, इतने रिलेशन बनेंगे। ठीक है कविता? हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कि डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन की डोमेन क्या होती है। पहली बात तो डोमेन एक सेट होता है, डोमेन क्या होता है, एक सेट होता है। वो क्या कहता है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स which are set of elements which are related बस क्या related from the set of elements from the first set which are related। कहता है कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो पहले सेट से आया बस वो रिलेट करने चाहिए। ठीक है सर, जो रिलेशन आया उसके सबसेट कितने होंगे, रिलेशन के भी सबसेट निकालने हैं तो निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 हो जाएंगे अगर इसके आगे सबसेट निकाल रहे हो। हालांकि उसके सबसेट निकालने का कोई सेंस है नहीं रही ना, क्योंकि इसके सबसेट हमें कुछ नई चीज नहीं देंगे, है तो ये भी एक सेट ही, अगर इसके भी आगे सबसेट निकालने तो निकाल लो, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर 7 यानी 128 हो जाएंगे। पर ये हमें कोई चीज दे नहीं रहा है तो इसको फिर डिस्कस करने का कोई तुक है नहीं, बाकी सेट है तो सबसेट तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट पहले सेट से जो रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं पहले सेट में से कौन कौन रिलेट कर रहा है, देखो 1 भी किसी ना किसी के साथ रिलेट कर रहा है, 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी, तो ये जो रिलेशन दिख रहा है इस रिलेशन की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ आर, इस डोमेन इसकी डोमेन हो जाएगी 1 2 3 4 5, क्योंकि सारे रिलेट किए हैं, सबने रिलेट किया है। ठीक है, बाई चांस यहाँ पे सब रिलेट कर रहे हैं, हो सकता है कोई ना भी करता, कोई जरूरी नहीं है सारे करें, हो सकता है कोई ना भी करता। अब दूसरे नंबर पे आता है रेंज ऑफ ए रिलेशन, जैसे डोमेन था वैसे ही रेंज होगा, पर ये दूसरे वाले सेट से होगा। रेंज क्या होगी, सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेकंड सेट विच आर रिलेटेड, दूसरे वाले सेट से वो एलिमेंट जो रिलेट करेंगे। यहां पे हम बाद वाले सेट को देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें देखनी है रेंज ऑफ आर, तो अब ये वाली चीज देखो पीछे, तो यहाँ पे भी बाई चांस 1 2 3 4 5 6 सारे रिलेट कर रहे हैं, तो ये भी इसकी रेंज हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं कोडोमेन, एक वर्ड आता है कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन कुछ नहीं होता, कोडोमेन सिंपली क्या होता है, सेकंड सेट होता है, द सेकंड सेट इज कोडोमेन। तो दूसरा सेट होगा वो क्या होगा, कोडोमेन होगा। जो बाद वाला सेट है ना, जो बाद वाला पूरा का पूरा सेट है उसको कोडोमेन बोल देंगे हम। क्या, बाद वाला पूरा का पूरा सेट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, कोडोमेन। कोडोमेन पूरा का पूरा पी सेट हो गया, डोमेन इज ए सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। हाँ बिल्कुल सोनी, तो डोमेन में वो एलिमेंट्स भी होंगे क्या जो रिलेट नहीं करेंगे, नहीं अनिल ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये तो उल्टी बात कर दी तुमने, मैंने सिर्फ लिखा ही है कि पहले वाले सेट से वो एलिमेंट जो रिलेट करेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं आएंगे डोमेन के अंदर, सिंपल सी बात। अच्छा अब मुझे बताओ क्या डोमेन के सारे एलिमेंट्स पहले वाले सेट से नहीं आ रहे हैं, और रेंज के सारे एलिमेंट्स बाद वाले सेट से नहीं आ रहे हैं, और जब एक सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट से आते हैं तो सबसेट बन जाता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डोमेन जो होगा वो हमेशा सबसेट होगा पहले वाले सेट का। ठीक है, डोमेन ऑफ आर मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं, डोमेन ऑफ आर जो होगी वो हमेशा सबसेट होगी ए सेट का, और जो रेंज ऑफ आर है वो हमेशा सबसेट होगी बाद वाले सेट का। अच्छा, बाद वाले सेट को हमने नाम भी दे दिया कोडोमेन, जो बाद वाला सेट होता है उसको हमने पूरा नाम भी दे दिया कोडोमेन। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेंज जो होगी ना आर की वो सबसेट होती है हमेशा कोडोमेन का। ये तो तुमने सुना ही होगा हर जगह, रेंज सबसेट होती है कोडोमेन का, रेंज सबसेट होती है कोडोमेन का, तो रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे जाके फंक्शंस में डिस्कस करूंगा। रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस ही यहां से बनता है, इससे रिलेशन और फंक्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इसी का ही होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन और डोमेन ऑफ फंक्शन। यहां तक सभी को सारी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, कोई किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल डाउट पूछ सकता है, बताओ। तो 11वीं के अंदर हम इतना ही रिलेशन पढ़ते हैं, अब 12वीं वाला रिलेशन शुरू करेंगे। कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो।
बेसिक सी चीजें हैं, मेरे को नहीं लगता कुछ इतना डाउट होगा। फंक्शन हमारा थोड़ा सा टाइम खाएगा, रिलेशन तो नेक्स्ट लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। डन, बढ़े आगे, चलो। अब हमारे पास जब हमने रिलेशन को देखा, जैसे हमारा जो ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बने, 2 की पावर mn, इतने रिलेशंस बने, ये सारे रिलेशंस है, ये बहुत सारे रिलेशंस हो गए, ये रिलेशंस हमारे बहुत सारे हो गए। अब इन रिलेशंस को हमने कैटेगराइज करा, अलग अलग तरीके के रिलेशंस बनाए, जो हमारा मेन टॉपिक बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा हमारा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो रेंज और कोडोमेन हमेशा इक्वल नहीं होती, नहीं कोई जरूरी नहीं है ममता। रेंज जो होती है ना वो कोडोमेन का सबसेट होती है, तो रेंज जो है या तो कोडोमेन से छोटी होगी और उसके बराबर भी हो सकती है, जैसा कि हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखा, रेंज और कोडोमेन बराबर ही आ रहे थे, ठीक है, इसके अंदर रेंज और कोडोमेन इक्वल ही आ रहे थे, ठीक है। सर एक बात का कल से डाउट है, ये बैच टीजीटी के लिए है, मतलब 9th 10th, बट आप पढ़ा रहे हो 11th 12th। नहीं भाई, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे क्या सचिन? DSSB के अंदर टीजीटी का मतलब 9th 10th से नहीं है, वो पढ़वाएंगे तुमसे, हो सकता है 9th 10th, पर पेपर उठा के देखना, 9th 10th का एक भी सवाल नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है, कोई है ही नहीं। सर एक क्वेश्चन था, अगर प्रैक्टिस करनी हो तो साथ साथ में कौन सी बुक प्रेफरेबल है? दिव्या, मैं सारे लेक्चर्स में किताब उठा के दिखा चुका, पहले लेक्चर में मैंने दिखाई भी थी, एक तो एक घटना चक्र की बुक है, ये ले लो, एक ये DSSS, ये क्या है, अरियंत की पीजीटी की है, ये ले लो, है ना, इन्हीं से मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, तुम्हें भी करनी है तो तुम भी कर लो, नहीं तो बुक्स तो सारी अच्छी होती हैं, कोई भी ले लो जो तुम्हारा मन करे, मैं किसी बुक्स के उसमें नहीं हूँ, ठीक है, बाकी मैं लगभग सारी बुक्स का रेफरेंस लेके चलूंगा, हालांकि तुम्हें जो अच्छी लगे वो ले लो। मैं अपनी तरफ से ये 2 बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनको देखा, इनमें कम से कम गलतियां हैं और थोड़ी ठीक है, बाकी सारी बुक्स अच्छी है, मैं किसी के साथ मेरा कोई कमीशन नहीं। हाँ बिल्कुल, ग्रेजुएशन लेवल तक का देते हैं पायल, मैंने चैनल पे ना प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड करे थे, और मैंने तुम्हें कहा था कि तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से देख लो ध्यान से ना। हाँ यूपी टीजीटी के लिए भी समझ सकते हो अनुज, लगभग सारी प्रिपरेशन हो जाएगी अनुज, यूपी टीजीटी की 2 टॉपिक बचेंगे, एक तो स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स, यूपी टीजीटी वालों के लिए, वो खुद से कर लेना या तो तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि ये इतने सारे जो रिलेशंस होते हैं, इनको कैटेगराइज करना है हमें, है ना, इनको क्या करना है, कैटेगराइज करना है। तो अब हमें बेसिकली पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, ये देखो, है ना। पहला रिलेशन कौन सा आता है वो देखते हैं, नल रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन भी बोल देते हैं। देखो कुल मिला के हम डिस्कशन तो किसका कर रहे हैं, सबसेट्स का ही तो डिस्कशन कर रहे हैं। दिव्या मैथमेटिक्स बाय मयंक, दिव्या ने आज ही क्लास लिया, शायद पेड क्लास में डायरेक्ट आज ही क्लास खोल ली है, मैथमेटिक्स बाय मयंक, मैथमेटिक्स बाय मयंक, क्या मेरे को शुरू के 10 दिन तो इसमें ही लग जाते हैं, कोई नहीं कपिल, सब कर लेंगे हम, ठीक है। तो नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, हम बेसिकली जो सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के, जो मैं लिख रहा था, ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर mn, बेसिकली सबसेट्स का ही तो हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, सबसेट्स की ही तो कैटेगरी बना रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, सबसेट्स की ही तो कैटेगरी बना रहे हैं, और सबसेट में पहला सबसेट कौन सा बनता है, एम्प्टी सेट ही तो बनता है, हर सेट का जो पहला सबसेट होता है वो तो एम्प्टी सेट ही होता है, फाई होता है, तो उसी की बात ये करना चाह रहा है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, फाई के बारे में बात कर रहा है, पर इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, रिलेशन की सेंस में, रिलेशन की सेंस में हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो फाई कब बना होगा, इधर कुछ लड़के वाले बैठे हैं, इधर कुछ लड़की वाले बैठे हैं, अब ये इतने गधे हैं लड़के वाले कि इस लेवल की शर्तें रख दी इन्होंने, इतनी डिमांड कर दी कि ये बेचारे नहीं करना चाहते रिश्ते, कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे नालायक हमने कहीं देखे ही नहीं। तो जब यहाँ पे कोई इस लेवल की शर्तें रखी गई इस शादी के अंदर की हो ही नहीं पाई, इस समाज का कोई भी लड़का इस समाज की किसी भी लड़की से शादी ही नहीं कर पाया, तो ये रिलेशन एम्प्टी रह गया, है ना, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि एम्प्टी रिलेशन बनता है, हम बोलेंगे कैसे, नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू, नो एलिमेंट ऑफ ए, नो एलिमेंट्स नहीं, नो एलिमेंट, इंग्लिश गलत हो गई, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ बी,
ए सेट का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट किया ही नहीं, ए सेट का एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट किया ही नहीं, कुआरे मरो तुम, है ना। तो कोई भी रिलेट नहीं करेगा तो उसको हम क्या कह देंगे? हाँ बिल्कुल सचिन को रेटा चाहिए थी, अब बेचारा पूरी जिंदगी भर साइकिल पे घूमेगा। चलो, तो नल सेट और वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन कोई किसी से रिलेट ही नहीं किया। हाँ भाई मोहित, कितनी बार कहूं यार, मोहित तूने तो रोज का नियम बना लिया 5 कमेंट करने का, पीडीएफ हिंदी में ही दूंगा, हिंदी में ही दूंगा अगली बार से चाहे कुछ हो जाए, ठीक है मोहित। फिर उसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में, यूनिवर्सल मतलब तो जहां पे शादियां बड़े कंफर्टेबली हो रही है, जो जिसके साथ करना चाहे करे, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, सब आराम से हो रही है एकदम, दोनों समाजों के बीच में कोई लालच नहीं है, कोई किसी से कुछ जमीन नहीं हथियाना चाह रहा, सिंपल शादियां हो रही है, जो शादी का मतलब है वही शादी हो रही है। तो यहां पे क्या होगा? तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए है इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। सारे के सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी से रिलेट कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिलेशन सारे के सारे एलिमेंट ए के, अगर सारे के सारे एलिमेंट सबसे रिलेट कर रहे हैं, तो क्या ये रिलेशन जो है ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ही नहीं बन जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ही नहीं बन जाएगा? हाँ, यहाँ पे सब हैप्पी है, दोनों फैमिली हैप्पी है ना। तो रिलेशन जो है वो क्या बनेगा तुम्हारा? यहाँ पे पूरा का पूरा ए क्रॉस बी बनेगा। मैं भी करूंगा सोनी। तो ए क्रॉस बी को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। हाँ, ये रिलेशन अच्छा लग रहा है अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो तुम्हें और अच्छा लगेगा, जो क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों से। हालांकि ये सबसे इजीएस्ट रिलेशन है, इनसे कोई क्वेश्चन बनने का आसार नहीं है, पर बन सकता है। तुमसे वो पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा होता है और लार्जेस्ट रिलेशन कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन तो कौन सा होगा? जिसके अंदर 0 एलिमेंट्स आएंगे। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन तो होगा एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन भाई। और लार्जेस्ट रिलेशन कौन सा होगा? ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसे बड़ा रिलेशन बनता है, इससे बड़ा रिलेशन तुम नहीं बना सकते, ठीक है? इससे बड़ा रिलेशन तुम नहीं बना सकते किसी भी हाल में। क्या ये बात क्लियर होगी? तो 2 रिलेशन क्लियर हो जाने चाहिए, नल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। सर एरो डायग्राम का यूज करके बताइए। भाई इसमें तो एरो डायग्राम यूज कर ही नहीं सकते, तो इसमें तो एरो बनेंगे ही नहीं, है ना। और अगर दूसरे वाले में बनाना चाहूं, मैं दूसरे वाले में बना सकता हूं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी। मान लो ए के अंदर 1 है, 2 है, ए है, बी है। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सबसे रिलेट कर जाएंगे। तो 1 को ए के साथ भी रिलेट करा दो, 1 को बी के साथ भी रिलेट करा दो, 2 को ए के साथ भी रिलेट करा दो, 2 को बी के साथ भी रिलेट। ये यूनिवर्सल रिलेशन बन, ठीक है। थर्ड रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं आर इनवर्स से, को हम डिनोट करते हैं आर इनवर्स से। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? ये कोई नया खास रिलेशन नहीं है, बस हम ए के एलिमेंट्स को बी से रिलेट करा रहे थे ना, वो कहता है इसको पीछे की तरफ से देखो। अगर तुम लड़के वाले बने हुए हो एक टाइम पे, तो एक बार लड़की वालों की तरफ से भी तो समझ के देखो, उन पे तुम कितनी बकवास करने लग रहे हो, है ना। तो हाँ, ये बात अच्छी बोली, यूनिवर्सल रिलेशन में रेंज को डोमेन के बराबर होगी, बिल्कुल ममता। और जो डोमेन है वो भी ए सेट के बराबर होती है, बिल्कुल। तो हमें बस हमारा नजरिया चेंज करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। अगर हम रिलेशन आर को डिफाइन कर रहे हैं क्या, कि भाई सारे के सारे ए कोमा बी आने चाहिए, जहां पे ए तो ए से आ रहा है और बी बी से आ रहा है, तो इनवर्स रिलेशन के अंदर वो सिर्फ इतनी बात बोलेगा कि बस अपना नजरिया चेंज कर लो, यानी कि पीछे की तरफ से देख लो। यहाँ पे सारे के सारे क्या आएंगे? बी कोमा ए आएंगे, ठीक है। तो जो बी है वो बी से ही आएगा और जो ए है ए से ही आएगा। बस बातों को पलट देना है, क्योंकि आर तो था रिलेशन ए से लेके बी तक, आर तो रिलेशन था ए से लेके बी तक, पर जो आर इनवर्स रिलेशन है वो हमने पलट दिया, पीछे से देख रहे हैं। वो रिलेशन हो गया बी से लेके ए तक, ठीक है। आर इनवर्स रिलेशन हो गया बी से लेके ए तक। जैसे कि मैंने अभी पीछे एक रिलेशन बनाया था, मान लो एक रिलेशन मैंने बनाया था 1 कोमा ए 2 कोमा बी, मान लो यही रिलेशन बनाया था। अगर इस रिलेशन का मेरे को इनवर्स रिलेशन लिखना है, तो मुझे सिर्फ कितना काम करना है? मुझे आर इनवर्स ऐसे लिख देना है, और आर इनवर्स में क्या होगा? अगर ए 1 ए से रिलेट किया है तो ए भी तो 1 से रिलेट किया है, ए 1 से रिलेट करा 2 बी से किया है तो बी ने 2 से भी किया है भाई। दोनों बातों को कंसिडर करना पड़ेगा अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। छाया कह रही है कि सर आपकी ये वीडियो देखकर लड़के वाले कोई रूल नहीं बनाएंगे। यहाँ थोड़ी शर्म आ जाए तो अच्छी बात है, पर मेरे को ये फ्री लेक्चर में पढ़ाना चाहिए था छाया, पता है। पेड वाले में तो सारे अच्छे ही लड़के होंगे, है ना,
जो बेचारे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छे बच्चे हैं। वो बाद में बुद्धि खराब हो जाए तो पता नहीं, पर फ्री वाले में पढ़ाना चाहिए था मेरे को ये, उसमें हो सकता है थोड़ा ज्ञान आता लोगों में। पर खैर, अपना काम मैथ्स पढ़ाना है पहले, समाज सुधारना बाद में। तो इस रिलेशन की डोमेन क्या है बताओ? इस रिलेशन की डोमेन 1,2 है, क्योंकि कौन कौन रिलेट किया है? 1 और 2। पहले सेट से कौन रिलेट किया है? 1 और 2। और इस रिलेशन की रेंज क्या है? इस रिलेशन की रेंज है a, b। ठीक है। अगर R इनवर्स की बात की जाए तो ध्यान से देखो, कुछ चेंजमेंट हो रहा है। डोमेन ऑफ R इनवर्स देखो तो यहां पे अब पहले वाले सेट से कौन आ रहा है? a और b आ रहा है। तो यहां आ जाएगा a, b। और रेंज ऑफ R इनवर्स की मैं बात करूं, रेंज ऑफ R इनवर्स की बात करें तो 1, हो जाता है। हाँ बिल्कुल कपिल, ये बात सही बोल रहा है। बाकी मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि नौकरी लग जाएगी, लोगों का टारगेट ये रहता है कि पहले ये नौकरी लगेंगे फिर इतना दहेज मांगेंगे, है ना? तो ये तो और भी गंदी बात है। क्या करें, अब समाज इतना इस लेवल पे हमारा गिर चुका है और ये चीजें इतनी ज्यादा अंदर तक डीएनए में घुल चुकी है, इनको निकालना भी बहुत मुश्किल है। क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? पर जितने रिस्पॉन्सिबल आदमी है उतना तो कर ही सकते हो भाई, ना? तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है कि जो डोमेन है रिलेशन की वो तो रेंज बन गई, है ना? और जो रेंज थी रिलेशन की वो आर इनवर्स की डोमेन बन गई। तो ये प्रॉपर्टी भी होती है, डोमेन ऑफ आर जो होती है ना वो हमेशा रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर होती है, और जो रेंज ऑफ आर होती है वो हमेशा डोमेन ऑफ आर इनवर्स के बराबर होती है। ये सारी की सारी कहानी थी तुम्हारी इसकी इनवर्स रिलेशन की। धर्मराज, ज्योमेट्री कौन सी ज्योमेट्री की बात कर रहे हो भाई, वो बताओ। तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया, ठीक है। अब ये तो बेसिक थे, अब काम की बात हमारी शुरू होती है यहां से। फोर्थ रिलेशन आता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। यहां से अपने कान खड़े कर लेना भाई, ठीक है? यहां से एक क्वेश्चन बनेगा पक्का 150%। अगले जो मैं 3-4 रिलेशन बता रहा हूं वहां से पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? आइडेंटिटी रिलेशन देखो क्या होता है, यहां से एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है, ठीक है? हाँ वो सब आएगा। धर्मराज क्या कहता है? ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, रिलेशन ऑन ए सेट ए। पहली बात तो यहीं से ही समझ जाओ, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यहीं से ही समझ जाओ कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा एक सेट से एक सेट पे ही बनता है। यहां पे ए टू बी बन गया जहां पे भी, वो फिर आइडेंटिटी नहीं हो सकता, ठीक है? हाँ काफी क्वेश्चन आता है बीएससी से अनिल, अगर कोई रिलेशन ए टू बी है तो वो आइडेंटिटी नहीं बन सकता कभी भी, ठीक है? आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सेम सेट से सेम सेट पे बनता है। ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज आइडेंटिटी इफ, शर्त क्या है देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू itself only. Every element of A must be related to itself only. ये शर्त है, अगर ये शर्त सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे कि एक रिलेशन क्या बन गया? आइडेंटिटी रिलेशन बन गया। अब ये जो शर्त है ना, इसके अंदर दो बातें, दो वर्ड्स जो है वो हमें समझ आना चाहिए हाईलाइट होके। एक तो ये वाला वर्ड है एवरी वाला वर्ड, और एक वर्ड है हमारा कौन सा? ओनली वाला वर्ड। ये दो वर्ड हमें हाईलाइट होके यहां पे दिखने चाहिए, ठीक है? तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल। मान लो ये ए सेट है, ए बी सी, यहां पे भी है ए बी सी, क्योंकि सेम सेट से सेम सेट पे। तो पहली शर्त तो उसने क्या बोली है कि हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, तो हर एक एलिमेंट जो ए का है, पहली बात तो वो रिलेट करे। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट जो है कोई छूटना नहीं चाहिए, वो पहली बात तो खुद से रिलेट करे। ए से रिलेट करे, बी से रिलेट करे, सी से रिलेट करे। और फिर उसने ये कहा है, ओनली वर्ड भी लगाया है, यानी कि ए कहीं और जाके ना घूमे, ए जो है कहीं और जाके अफेयर ना चलाए। एक इंसान अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ही रहे बस, ना बाहर जाके कचरा ना मचाए। तो अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो आइडेंटिटी रिलेशन है। समझ आ रही बात? अगर यहां से कोई छूटा, अगर यहां से कोई छूटा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और अगर कहीं और गया, एक एलिमेंट किसी और के साथ रिलेट किया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ रही बात? तो आइडेंटिटी रिलेशन बड़ा स्ट्रिक्ट रिलेशन है, उसके अंदर कोई स्कोप ही नहीं है इधर उधर जाने का। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, सारे के सारे रिलेट करें, कोई छूटे भी ना। यानी कि अगर इस सेट का मैं आइडेंटिटी रिलेशन लिखूंगा, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, क्या बनेगा?
ए बी बी और सी सी, ये बनेगा। अगर बाई चांस तुमने एक को हटा दिया तो फिर एवरी वाली कंडीशन गड़बड़ कर देगी। अगर तुमने इसके अंदर कोई और एलिमेंट मिला दिया, जैसे कि मान लो ए को बी से भी रिलेट करा दिया, तो फिर ओनली वाली गड़बड़ कर जाएगी, फिर ओनली वाली गड़बड़ कर जाएगी। तो ये ही कंडीशन होनी चाहिए। सर क्या ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए आइडेंटिटी? ना 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 ना, वो सिमेट्री की बात कर रहे हो संजीव, अभी उसकी भी बात करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब अगर तुम्हें बात अच्छे से समझ में आ गई तो मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस on a set A with n elements, बताओ कितने होंगे? टोटल रिलेशंस कितने होंगे ये बताओ। कविता अभी उस पर ही चलेंगे, रिफ्लेक्सिव को डिफाइन करेंगे जब ये बात डिफाइन करेंगे हम, ठीक है? बाकी बात सही है कविता, अभी अगला रिफ्लेक्सिव ही आएगा जब फिर सारी बात करें। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हें फंसाने के लिए ही दिया था मैंने। छाया, मोनिका, संजीव, बहुत बढ़िया। जगजीत एकदम गलत। किसने सही बताया? सोनी ने सही बताया है, सुप्रिया ने भी गलत बताया है। पायल भाई देख लो शिखा, बाकी है बहुत मुश्किल काम। मैथ को करना ही टेढ़ा काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा मैथ पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। रचिता ने भी सही बताया है और बाकी सब गलत बता रहे हैं। सुप्रिया, अच्छा चलो, यहाँ पे इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, प्रदीप ने भी सही बताया, वेरी गुड। बाकी सबने गलत बताया। मैंने लिखी लाइन ऐसे थी कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, कितने आइडेंटिटी रिलेशंस बने? कितने आइडेंटिटी रिलेशंस बने? दुर्भी, प्रगति, अनामिका, सुप्रिया, सबका गलत। इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, तो कितने आइडेंटिटी रिलेशंस बना पाए ये बताओ। एक तो ये रिलेशन बन गया तुम्हारे सामने रहा, एक रिलेशन तो ये बन गया। दूसरा रिलेशन बताओ जरा, 3 बना रहे हो ना तुम, अगर n है तो n आएंगे, सारे के सारे तुम 3 बना रहे हो। चलो ये तो एक बन गया, अब दूसरा रिलेशन बताओ, दूसरा कौन सा बनेगा? एक और रिलेशन बताओ ऐसा ही जो आइडेंटिटी होगा, बताओ। हाँ अभी शिखा, अभिषेक 3 बता रहे हैं, तो बताओ दूसरा रिलेशन बनाओ। तीसरा तो छोड़ो, एक और बना के दिखाओ जो आइडेंटिटी हो। अब छाया कह रही है n/2 मेरी बात तो समझ लो एक बार। कविता कह रही है 8। भाई यहाँ पे 3 ये 3 एलिमेंट्स को डाल के एक आइडेंटिटी रिलेशन बन गया। दूसरा आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा बनाऊं जिसके अंदर सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेट करे बस? तो ये एक ही तो बनेगा यार, और दूसरा कहां से बनाओगे? सिर्फ एक रिलेशन बनेगा। आइडेंटिटी रिलेशन एक सेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही बन सकता है, एक से ज्यादा नहीं बन सकता। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर आइडेंटिटी रिलेशन को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखूं तो बताना समझ आता है कि नहीं आता? मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर A, आएगा, ठीक है, ओनली A बिलोंग करना चाहिए A से, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आइडेंटिटी रिलेशन के लिए A, आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ A, आना चाहिए, और A तुम्हारा A सेट से आएगा। क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये A, ये A, मत समझना, ये जनरल A, लिख रहा हूं मैं, ठीक है। या फिर A, से कंफ्यूज हो रहे हो तो X, लिख लो। मैं कह रहा हूं इसके अंदर X, आएगा, सिर्फ और सिर्फ X, आएगा, और X कहां से आना चाहिए? A सेट से आना। क्लियर हो गई बात? ये क्या हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी, है ना? चलो अभी है 10 मिनट, मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन और डिफाइन। सर ये सेट बिल्डर फॉर्म समझ नहीं आती, इतने तो अच्छे से समझा रहा हूं यार मैं। अनुज क्या नहीं समझ में आता? सेट बिल्डर फॉर्म में कह रहा है कि X, आना चाहिए सिर्फ। वाई राइट ओनली सर? अगर ओनली नहीं लिखा तो फिर इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है ना। ओनली शर्त लगाने की जरूरत हो गई क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अंदर ओनली वर्ड था, ठीक है। तो हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा कि सिर्फ और सिर्फ ये ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। समझ आ रही है बात जी? ऐसे बात तो ठीक भी है थोड़ी, अगर देखो, अगर मैं ओनली को हटा भी दूं तो भी सेंस तो वही निकल रही है। अगर मैं ओनली को हटा भी दूं ना तो भी सेंस तो वैसे ही बन रही है, पर लगा रहने तो ज्यादा बेटर लगेगा, क्लियर हो जाएगी बात। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो क्या कहता है। कहता है कि ये रिलेशन
on a set A is reflexive if every element, अब ये जो ओनली वाला वर्ड है ना, ये क्यों काम आएगा मैं बताऊंगा तुम्हें आगे, फिर ये जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। रिलेशन ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये कह रहा है, बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, पीछे वाली स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है। वहां पे मैंने बोला था एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यहां पे मैं बोल रहा हूं एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी, लिख लो, मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। बोलो क्या डिफरेंस है दोनों स्टेटमेंट के अंदर, क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, वो बोल रहा है ओनली और इसने ओनली नहीं बोला। इसने सिर्फ क्या शर्त लगाई है कि हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट करना चाहिए, हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट करना चाहिए, ओनली जरूरी नहीं है। यानी कि अगर मैं वही बात करूं, यहां पे तुम्हारा ए सेट है ए बी सी, यहां पे भी तुम्हारा ए सेट है ए बी सी, तो हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेट करे, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट खुद से तो रिलेट करें, यानी कि ए से करे, बी बी से करे और सी से करे। इतना तो मेरे को चाहिए, हर एक एलिमेंट को खुद से तो रिलेट कराना है। पर अगर हर एक एलिमेंट किसी और से रिलेट कर जाए तो मुझे कोई समस्या नहीं है। मान लो ए बी के पास चला गया, ए सी के पास चला गया, तो मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए कोमा बी भी लिख दूं तो कोई समस्या नहीं है, मुझे ये चीज दिखनी चाहिए बस। अगर ये चीज मेरे को दिख गई तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हाँ, अगर यहां से इसको कम कर दूंगा तो एवरी वाली शर्त गड़बड़ा जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एवरी को, अगर मैं ए को हटा दूंगा या बी को हटा दूंगा तो फिर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं कर रहा। मुझे ये चीज दिखनी ही दिखनी चाहिए, इसके अलावा आगे कुछ आ रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। रिलेशन टू की पावर mn होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn है, तो ये नंबर ऑफ रिलेशन ज्यादा क्यों है? अरे नहीं भाई, टोटल रिलेशन टू की पावर mn होते हैं, है ना। एक सेट के अंदर अगर प्रदीप 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर टोटल रिलेशन होंगे, सॉरी टोटल सबसेट होंगे 8 ना, तो हम सबसेट काउंट कर रहे हैं। तो अगर एक सेट के अंदर mn एलिमेंट्स है तो रिलेशन टू की पावर mn ही होंगे, क्योंकि वो सबसेट काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे बैक टू इस पे आते हैं। तो हमें हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर जाए, अगर कोई और भी रिलेट कर रहा है तो मेरे को कोई समस्या नहीं है। समझ आ रही बात गीता? मेरे को भी मैनेजेबल नहीं है ये चीज, इसीलिए मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है टाइमिंग्स को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, पहले तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख देता हूं। मैं कह रहा हूं कि ए कोमा ए जो है ना वो आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फॉर ऑल। वहां भी लगाओ ये सिंबल, ये जरूरी है, यहाँ पे भी लगाओ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल सबके लिए लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ए कोमा ए आ जाए सारे ए के लिए, इसके अलावा अगर कोई आ रहा है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्या ये बात समझ में आई? अब जल्दी से मुझे ये बताओ कौन सी बात लिखनी सही है, जल्दी से बता दो। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव या फिर एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी। पहली सही है कि दूसरी सही है? कौन सी हमेशा सही होगी? जल्दी बताओ, कौन सी स्टेटमेंट हमेशा सही होगी? बिल्कुल कविता, तुम ठीक है। पर अपने आप से कम रिलेटेड जरूर हो, किसी और से हो तो बिल्कुल एकदम ठीक बात है। फर्स्ट इज ट्रू, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, है ना। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो इतना देखते ही रिफ्लेक्सिव वाला खुश हो जाता है, इतना देखते ही रिफ्लेक्सिव वाला जो रिलेशन है वो खुश हो जाता है कि सारे एलिमेंट खुद से रिलेट कर गए, तो उसको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ट्रू होगी। क्या एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होगा? कोई जरूरी नहीं है। ये एग्जांपल सामने लिख रखा है, देखो ये रिफ्लेक्सिव है पर ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वाली बात गड़बड़ हो रही है। तो ये जो है ये मे नॉट बी ट्रू, ये गलत भी हो सकती है, मे नॉट बी। इसको भी काउंट करने का तरीका है, यहाँ पे इसको काउंट किया था, ये कितने होते हैं? सिर्फ एक होते हैं। अब ये तो एक से ज्यादा होगा ना, इसमें तो कोई एलिमेंट आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, है ना। तो यहाँ पे एक से ज्यादा होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, कहता है कि अगर ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ
रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए। अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना, ऐसे याद कर लो या ऐसे याद होता है तो ऐसे याद कर लो, n इंटू एन माइनस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जल्दी से एक क्वेश्चन बता दो मेरे को, फिर तुम्हारी छुट्टी। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए विद 4 एलिमेंट्स, बताओ जल्दी। फिर अपना पैकअप करते हैं, 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। वेरी गुड अनिल, एकदम ठीक है, बिल्कुल सोनी। आशुतोष कह रहा है सर थोड़ा और डीप में पढ़ाइए, फील नहीं आ रहा है, और कितना घुस जाऊं अब इसके अंदर आशुतोष। अभी यहाँ पे इतना घुसने का है ही नहीं आशुतोष, जब वो करेंगे क्या बोलते हैं, कैलकुलस करेंगे तब घुसेंगे डीप में। रीना मोनिका एकदम ठीक है, सबका ठीक है, कविता का गलत है, कविता ने कैलकुलेशन एरर कर दिया। तो कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4 स्क्वायर माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 12। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन को शुरू कर देंगे। हमारे पास 2 ही रिलेशन बच रहे हैं, एक तो बच रहा है सिमेट्रिक और एक बच रहा है ट्रांजिटिव। हाँ यूजी का भी करेंगे, सब करेंगे, चिंता मत करो। इस हिसाब से चलते रहे तो जल्दी ही निपटा देंगे तुम्हारा सिलेबस, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ मई के एंड तक खत्म कर दूं ना, तो अब की बार मेरा थोड़ा जल्दी निपटाने का प्लान है, तो ज्यादा तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अब मिलेंगे हम 7 बजे, तो मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू एट 7 PM, ठीक है। चलो बाय।